दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रॉस चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। तो आज की वीडियो में मैं किसी भी तरह की थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, कोई भी लॉ का प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल, एक केस स्टडी दूंगा और उस केस स्टडी के साथ आपको इस दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसमें दोनों में जो भी सिल्वर लाइन डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि क्रॉस चार्ज और आईएसडी दोनों के सब्स्टिट्यूट हैं और मैं सिर्फ एक को ऑप्ट कर सकता हूं और ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियर करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है। उसके बाद केस स्टडी होने के बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन टेकअप करूँगा जो कि बहुत ही हॉट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, मतलब इसी वीडियो की केस स्टडी होने के बाद। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, कैन कंपनी अप्लाई ओनली आईएसडी विदाउट हैविंग क्रॉस चार्ज, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, इफ ओनली आईएसडी ऑप्ट करती है कंपनी, तो जो कॉमन गुड्स कंपनी प्रोक्योर करती है हेड ऑफिस में उसका क्रेडिट ले सकती है वो, क्योंकि आईएसडी में आपको पता होगा वी कैन ओनली ट्रांसफर दी आईटीसी ऑफ द सर्विसेज नॉट गुड्स। थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे, जो 16(4) में टाइम लिमिट है आईटीसी को अवेल करने की, क्या वो टाइम लिमिट वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन जब आईटीसी लेता है उस पे, और दूसरा जो आईएसडी रजिस्ट्रेशन आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी यूनिट पे, क्या उस पे वो टाइम लिमिट लगती है। और चौथा क्वेश्चन हम ये लेंगे कि आईएसडी लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। मुझे लगता है ये चार बहुत ही हॉट क्वेश्चन है जिसको लेकर के अभी तक क्लियरिटी नहीं है, तो ये भी हम ट्राई करेंगे कि इसको डील करना। लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि केस स्टडी से हम ये समझेंगे कि क्रॉस चार्ज और आईएसडी में क्या डिफरेंस है, वो भी विदाउट टचिंग दी थ्योरेटिकल थिंग, ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मानिए एक केस स्टडी ले रहा हूं मैं कि मेरी एक सीए फर्म है सचिन अग्रवाल एंड एसोसिएट के नाम से, और ये सीए फर्म दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। दिल्ली में ही एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एचओ लिमिटेड लेट्स से, और वो हेड ऑफिस है। उस एचओ लिमिटेड को अपनी 2 ब्रांचेस का ऑडिट करवाना है मुझसे, और वो जो दोनों ब्रांचेस है वो लोकेटेड है, एक राजस्थान में है ब्रांच और एक बंगाल के अंदर ब्रांच है। कंपनी ने मुझे बोला, सचिन जी आप उन दोनों ब्रांचेस का ऑडिट कर दीजिए, और कंपनी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दिल्ली के अंदर वो हेड ऑफिस है, ठीक है। अब सचिन अग्रवाल एंड एसोसिएट के पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये रास्ता है कि मैं दिल्ली से अपनी टीम भेजूंगा कलकत्ता और राजस्थान, और वो टीम उसका ऑडिट करके दिल्ली वापस आएगी और दिल्ली से मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। और दूसरा रास्ता मेरे पास है कि मेरी कलकत्ता में एक और ब्रांच है, सचिन अग्रवाल की कलकत्ता में भी ब्रांच है, सीए फर्म है, और राजस्थान में भी मेरी एक ब्रांच है। तो मैं दोनों ब्रांचेस को बोल दूंगा कि मैं दिल्ली से टीम नहीं भेज रहा हूँ, आप अपनी ब्रांचेस से टीम भेजिए और ये मेरी कंपनी की वहाँ पे ब्रांचेस हैं उनका ऑडिट करिए, आप मुझे दोनों रिपोर्ट सबमिट कीजिए और मैं फाइनल रिपोर्ट दिल्ली वाले हेड ऑफिस को सबमिट कर दूंगा। ये दोनों ही मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं पहला ऑप्शन अवेल करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी दिल्ली से टीम भेजी वेस्ट बंगाल और राजस्थान ऑडिट करने के लिए। वो टीम गई, ऑडिट करके आ गई, मैंने फाइनल रिपोर्ट बनाई, और फाइनल रिपोर्ट मैं किसको सबमिट करूंगा, एचओ को, जो कि दिल्ली में है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला है, एचओ से। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं अपना बिल डायरेक्टली वेस्ट बंगाल और राजस्थान ब्रांच पे कर सकता हूँ या एचओ को ही मुझे बिल करना है। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एचओ के साथ है, ना कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान ब्रांच के साथ, तो मुझे जो बिल है वो एचओ को करना है, मेरी सर्विसेज का, सचिन अग्रवाल सर्विसेज का। और इस केस में मैं चार्ज करूंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि मैं भी दिल्ली में लोकेटेड हूँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, क्योंकि जो रिसीवर है वो दिल्ली की कंपनी है। तो पहला केस तो ये हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। दूसरा केस, अब मैंने क्या किया कि मैंने खुद से अपनी दिल्ली की टीम नहीं भेजी, मैंने अपनी वेस्ट बंगाल ब्रांच को बोला कि आप अपनी टीम भेज दीजिए, ऐसे ही राजस्थान ब्रांच मेरी टीम भेज दी। उन दोनों ब्रांच ने मुझे अब ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। मैंने उस ऑडिट रिपोर्ट को कंसोलिडेट करके फाइनल ऑडिट रिपोर्ट फिर से एचओ को सबमिट कर दिया दिल्ली में। तो इस केस में भी जो सचिन अग्रवाल है वो बिल रेस करेंगे एचओ को, चार्जिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अब ये मेरा एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब मैं आपको इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ। क्या एचओ लिमिटेड, सचिन अग्रवाल ने जो बिल उस पर रेस किया, जैसे लेट्स से मेरी सर्विसेज थी 5 लाख रुपीज़ की, राइट। अब 5 लाख रुपीज़ पे मैंने 90,000 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज किया है। क्या वो 90,000 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिल्ली की ब्रांच, जो दिल्ली का एचओ है, वो ले सकता है, और क्या उसे रिटेन कर सकता है? इसका आंसर है, द आंसर इज नो। वाई द आंसर इज नो? बिकॉज द सर्विसेज जो उन्होंने एचओ ने अवेल करी थी वो अपनी ब्रांचेस के लिए अवेल करी थी, और जो एचओ है वो इस क्रेडिट को अपने पास नहीं रख सकता है, उसे ये क्रेडिट ट्रांसफ़र करना होगा अपनी वेस्ट बंगाल और राजस्थान ब्रांच को। अब वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा? तो उस ट्रांसफ़र करने के जो मैकेनिज़्म
लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब है उसे कहा गया है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इस मैकेनिज्म मतलब ये जो HO है ये क्रेडिट अवेल कर सकता है बट सिर्फ ISD रजिस्ट्रेशन में। ISD रजिस्ट्रेशन में ये क्रेडिट अवेल करेगा और ISD रजिस्ट्रेशन से इन प्रपोर्शन टू द टर्नओवर ऑफ द कोलकाता ब्रांच एंड द राजस्थान ब्रांच उनको वो टर्नओवर के रेशो में ITC को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। अब बात करते हैं मेरे केस की कि भैया मैंने जो सर्विसेज ली थी अपनी, सेकंड केस में मैंने अपनी वेस्ट बंगाल ब्रांच और राजस्थान ब्रांच से सर्विसेज ली थी सचिन अग्रवाल ने। तो अब जो राजस्थान और वेस्ट बंगाल ब्रांच ने मुझे सर्विसेज दी है, क्या वो मुझसे कोई, उन्हें क्या कंपल्सरली मुझ पे कोई बिल रेज करना है और क्या मुझे उन पे GST डिस्चार्ज करने की कोई लायबिलिटी है? तो इसका आंसर है, दी आंसर इज यस। देखिए शेड्यूल 1 है, उसकी जो एंट्री नंबर 2 है वो ये कहती है कि अगर कोई भी सप्लाई होगी बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विदाउट कंसिडरेशन तो वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी और फेयर मार्केट वैल्यू पर ब्रांच को अपना बिल रेस करना होगा। तो सचिन अग्रवाल के अंदर यही केस हुआ। जो मेरी 2 ब्रांच ने मुझे सर्विसेज दी, भले ही वहाँ पे कोई एक्चुअल कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना रहा हो, बट शेड्यूल 1 एंट्री 2 में वो ट्रांजैक्शन फॉल हो गई और एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 1 एंट्री 2 उनको मेरे ऊपर बिल रेस करना है और मैं उस बिल का जो ITC है वो अवेल कर सकता है। सचिन अग्रवाल जो हेड ऑफिस है उस बिल का ITC अवेल कर लेगा, राइट। सो ये जो ट्रांजैक्शन है जो वेस्ट बंगाल और कलकत्ता इन्होंने मेरे साथ करी है ये है क्रॉस चार्ज और पहले वाली ट्रांजैक्शन थी ISD की, तो दोनों में डिफरेंसेस है। अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो HO लिमिटेड है, जो हमारा दिल्ली वाला HO था, क्या वो क्रॉस चार्ज इनवॉइस रेस कर सकता है अपनी ब्रांच को रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट एज ISD? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो क्रॉस चार्ज है वो तभी पॉसिबल है जब देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सर्विस बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी और टू अनदर ब्रांच। बट इस केस में HO लिमिटेड ने कोई भी सर्विसेज नहीं दी है अपनी ऑफिसेज को। उन्होंने क्या करा, एज अ मीडिएटर का काम करा है कि किसी से सर्विसेज प्रोक्योर करी और वो सर्विसेज अपनी ब्रांच के लिए प्रोक्योर करी। तो वहाँ पे शेड्यूल 1 एंट्री 2 अप्लाई नहीं होगी और क्रॉस चार्ज नाम का कोई टर्म पूरे GST लॉ में नहीं है। वहाँ पे केवल शेड्यूल 1 एंट्री 2 है और शेड्यूल 1 एंट्री 2 ये बताता है कि रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो इनवॉइस रेस करना है। बट इस केस में शेड्यूल 1 एंट्री 2 काम नहीं करेगी। ये प्योरली ISD का केस है क्योंकि HO ने कोई सर्विस खुद से प्रदान नहीं करी, उन्होंने सिर्फ अरेंज करी है अपनी सर्विसेज फॉर ब्रांचेस। तो HO को कंपल्सरली ISD का इनवॉइस रेस करना होगा और जो मेरी ब्रांच थी सचिन अग्रवाल की ब्रांच, उनको रेस करना होगा B2B इनवॉइस मेरे हेड ऑफिस पे और वो B2B इनवॉइस जब रेस करेंगी तो उस पर E-इनवॉइसिंग की भी जो रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी है, उन्हें E-इनवॉइस भी जनरेट करना होगा। अब जहाँ तक बात रही E-इनवॉइसिंग की, तो उसके लिए मैं क्लियर टैक्स का आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि क्लियर टैक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप E-इनवॉइसिंग बना सकते हैं अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। और क्लियर टैक्स एक बहुत ही ईजी टू करेक्ट सॉफ्टवेयर है, लाइक मतलब इट्स वेरी ईजी फ्रॉम क्लियर टैक्स टू जनरेट E-इनवॉइसिंग एंड इट इज कम्प्लीटली रिलायबल सॉफ्टवेयर। फर्दर क्लियर टैक्स हैज 100% डेटा सिक्योरिटी, तो आपका जो भी डेटा वहाँ पे अपलोड होगा वो सिक्योर होगा, इनक्रिप्टेड डेटा होगा और इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको E-इनवॉइसिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, E-इनवॉइसिंग जनरेट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो आप क्लियर टैक्स को अप्रोच कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, इनका सॉफ्टवेयर का डेमो भी ले सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को भी क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर रेफर कर सकते हैं, सो दैट आपके क्लाइंट का भी फायदा हो, प्लस आपको भी एक रेफरल कमीशन मिलता है। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं 4 क्वेश्चन टेकअप करूंगा, अब वो क्वेश्चन मैं टेकअप करता हूँ अपने सेकंड पार्ट में। अगर आपको कोई प्रीवियस एग्जाम्पल में डाउट है तो आप कमेंट करके या मेरे को मेल करके या लिंक्डइन पर कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो कंपनी होती है क्या केवल ISD रजिस्ट्रेशन ले सकती है या विदाउट क्रॉस चार्ज ना करे, सिर्फ ISD करता रहे, क्रॉस चार्ज का एक भी इनवॉइस ना करे, क्या ये पॉसिबल है? तो पहली बात तो ये दोस्तों, क्रॉस चार्ज जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, कोई अपने आप में एक टर्म नहीं है एक्ट में। क्रॉस चार्ज शेड्यूल 1 एंट्री 2 डिटरमाइन करती है और जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है किसी भी कंपनी के बीच में जहाँ पे एंट्री 2 ऑफ शेड्यूल 1 हिट कर रही है, वहाँ पे क्रॉस चार्ज करना कंपलसरी है अपने आप में, राइट। और जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, क्रॉस चार्ज हमेशा एक्टिव सर्विस के लिए किया जाता है। जब एक हेड ऑफिस, एक ऑफिस ने खुद कोई सर्विस दूसरी ऑफिस को दी हो, तब क्रॉस चार्ज होता है।
तो अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता कि हमेशा आईएसडी करते रहें, क्योंकि जो सर्विसेज एक ऑफिस खुद से दूसरे ऑफिस को देता है वहाँ पे हमेशा क्रॉस चार्ज होगा, वहाँ आईएसडी नहीं हो सकता, क्योंकि आईएसडी हमेशा क्रेडिट जब लेता है कोई ऑफिस दूसरे ऑफिस से और वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ही आईएसडी हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप आईएसडी ऑप्ट करते हो तो जो कॉमन गुड्स एचओ प्रोक्योर कर रहा है क्या उसका आईटीसी एचओ ले सकता है? देखिए आईएसडी जैसा कि आप जानते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर केवल सर्विस की आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एचओ अपने हेड ऑफिस एचओ अपने ब्रांचेस में, ना कि गुड्स के। यानी कि अगर हेड ऑफिस में कोई भी गुड्स आता है जैसे कैपिटल गुड्स, एसी आ गया, कोई फर्नीचर आ गया, तो उसका जो कॉमन क्रेडिट है वो ब्रांचेस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता आईएसडी के मैकेनिज्म के थ्रू। तो क्या एचओ उस आईटीसी को अपने पास रख सकता है? तो द आंसर इज येस, बिकॉज द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 16(2) इज सेटिस्फाइड इन दिस केस। तो वहाँ पे एचओ आईटीसी अवेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आता है जो इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 16(4) में जो टाइम लिमिट है, देखिए सेक्शन 16(4) टाइम लिमिट बताता है कि अगर एक आईटीसी मुझे अवेल करना है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होती है कि जिस साल का वो आईटीसी, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो आईटीसी है, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की जो रिटर्न है उसकी जो ड्यू डेट है यानी 20 अक्टूबर आइडली, तब तक ही हम उस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। तो क्या ये टाइम लिमिट आईएसडी जब आईटीसी लेता है उस पर लगेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आईएसडी जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी यूनिट को, क्या वहाँ पे ये टाइम लिमिट लगेगी 16(4) की? तो इसके लिए अगर मैं सिस्टम को एनालाइज करूँ, प्रोविजन को एनालाइज करूँ, तो आईएसडी कभी भी अवेल नहीं करता आईटीसी। वो यूनिट जो होती है आईएसडी की वो हमेशा अवेल करती है आईएसडी की। आईएसडी तो क्या करता है, मेयरली क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो कभी भी अवेल नहीं करता। तो सिंस आईएसडी कभी भी आईटीसी अवेल नहीं करता, तो सेक्शन 16(2) की अगर आप बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है फॉर अवेलिंग दी आईटीसी। अब आईएसडी तो अवेल ही नहीं करता है आईटीसी, तो इन माय हम्बल ओपिनियन आईएसडी पे 16(4) की टाइम लिमिट नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि जो यूनिट है क्या उन पे टाइम लिमिट लगेगी? तो देखिए यूनिट जो क्रेडिट यूनिट को मिलता है आईएसडी का, वो किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के तहत नहीं मिलता। इट इज़ मेरली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि एचओ कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहा है जब वो आईएसडी का क्रेडिट यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप 16(2) की कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे 16(2) की टाइम लिमिट लगती है। तो इन माय हम्बल ओपिनियन 16(2) की टाइम लिमिट वहाँ पे भी नहीं लगेगी। बट ये जो व्यू है ये बहुत ही लिटिगेटिव है, क्योंकि मुझे लगता है डिपार्टमेंट की कभी भी इंटेंशन नहीं होगी कि हम आईएसडी के क्रेडिट पे 16(2) ना लगाएं। बट लॉ को पढ़ के तो यही समझ आता है कि 16(2) आईएसडी पे नहीं लगना चाहिए। बट ये बहुत लिटिगेटिव है, अगर आप ये पोजीशन ऑप्ट करते हैं तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लिटिगेशन ऑल्सो। जो लास्ट क्वेश्चन आज का है वो ये है कि जो आईएसडी है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मतलब अगर कंपनी चाहे तो क्या आईएसडी ना ले? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कंपनी क्या करती है, केवल क्रॉस चार्ज करती है या आईएसडी करती है, कोई भी एक मैकेनिज्म फॉलो कर रही होती है। और आईएसडी लेने से क्या होता है, कंपनी का व्यू पॉइंट ये होता है कि हमारे कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे, तो कंपनी जनरली नहीं लेती है आईएसडी और क्रॉस चार्ज कर देती है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए इसको मैं अब लीगल एंगल से देखना चाहूँगा। तो लीगल एंगल जो सेक्शन है आईएसडी का वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के अंदर जो वर्डिंग है उसमें लिखा हुआ है आईएसडी शॉल डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ है वो शॉल है। शॉल का मतलब होता है मैंडेटरी, कि ये करना ही करना है। लेकिन 21 डील करता है मैकेनिज्म की कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है आईएसडी शॉल डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट सीजीएसटी से करेगी, या आईजीएसटी को आईजीएसटी से करेगी, सीजीएसटी को आईजीएसटी से करेगी। तो वो वहाँ पे वो बताया वो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अगर हम सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 पढ़े तो वहाँ पे जो है लिखा हुआ आईएसडी में डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट, और वो कंडीशन बताता है कि किस किस कंडीशन में आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वहाँ पे जो वर्ड यूज़ है वो में यूज़ किया गया है, ना कि शैल। तो हम ये कह सकते हैं अगर कंपनी आईएसडी सेटिस्फाई करती है तो ही 21 अप्लाई होगा, और 21 में वर्ड है शैल, लेकिन 22 में वर्ड है मे। तो हम ये व्यू ले सकते हैं कि आईएसडी तो अपनी आप में एक ऑप्शनल है, मतलब कंपनी की इच्छा है, वो आईएसडी को ऑप्ट करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो, क्योंकि मे वर्ड यूज़ है। बट सच बता रहा हूँ ये जो व्यू है बहुत ही लिटिगेटिव है। मैंने आपको प्योरली लॉ के एंगल से बताया है ये, बट प्रैक्टिकली मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप आईएसडी में कवर होते हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के तहत, तो आप आईएसडी रजिस्ट्रेशन ज़रूर लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए क्रेडिट आईएसडी के थ्रू। और अगर क्रॉस चार्ज यानी शेड्यूल 1 के एंट्री 2 आप पे अप्लाई होती है तो शेड्यूल 1 एंट्री 2 के मुताबिक इनवॉइस रेस कीजिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू
और ओपन मार्केट वैल्यू सेक्शन 15 को कंप्लाई करते हुए, सो डैट आप पे लीगल चैलेंजेस ना आए। और बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लिंक्डइन पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।